अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सियासत में बाज़ औक़ात ऐसे सवालात जन्म लेते हैं जो बज़ाहिर अफवाह दिखाई देते हैं, मगर रफ्ता रफ्ता कौमी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। अब भी एक ऐसा ही सवाल सहाफ़ती और किसी हद तक सियासी हलकों में गर्दिश कर रहा है। सवाल यह है कि अगर मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो फिर इसके सियासी हिस्से में तब्दीली की बातें क्यों हो रही हैं? मीडिया और अखबारात में बार बार इसका जिक्र क्यों हो रहा है? एक साल कबल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अस्करी मैदान में ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को नई पहचान दी। इस साल ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के माहौल में पाकिस्तान ने सालिस का जो किरदार अदा किया, उसने सिफारती दुनिया में पाकिस्तान का कद मजीद बुलंद कर दिया। आलमी दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान की सिफारती फ़ालियत का जिक्र हो रहा है और ये तासुर मजबूत हो रहा है कि इस्लामाबाद इलाकाई सियासत में मौसर किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जब दुनिया पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबियों का एतराफ़ कर रही है, तो फिर मुल्क के अंदर बाज़ हलकों में निज़ाम के सियासी हिस्से के मुस्तक़बिल पर सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद इन शोबों में पोशीदा है जिनका ताल्लुक बराह रास्त हुक्मरानी से है। अगर एक तरफ सिफारती महाज पर कामयाबियां हैं, तो दूसरी जानिब मईशत की रफ्तार अब भी सुस्त रवी का शिकार है। टैक्स वसूलियों का टारगेट पूरा ना होना, सनतों की बंदिश, सरमायाकारी का फकदान और बढ़ती हुई बेरोजगारी जैसे मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। इसी तरह हुकूमत के पास इंतजामी ढांचा तो मौजूद है, लेकिन कोई सियासी बयानिया मौजूद नहीं। यही वजह है कि बिलावल जैसे बड़े इत्तेहादी भी आने वाले महीनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात की पेशगोई करते दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी ये बहस पूरी तरह गर्म भी नहीं हुई थी कि सेनेटर फैसल वाउडा की हुकूमत पर सख्त तनकीद सामने आ गई। ब्यूरोक्रेसी के बढ़ते किरदार, वजारतों में मुबैना बुदनवानी और हुकूमती कारकर्दगी पर उनके सवालात ने सियासी माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। फैसल वाउडा पाकिस्तानी सियासत के ऐसे किरदार हैं जिनके बयानात को महज इत्तेफाकी करार देना आसान नहीं होता। उनकी तनकीद ने इन अफवाहों को मजीद हवा दी कि शायद इख्तिदार के ऐवानों में कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। ऐसे में क्या वाकई निज़ाम के सियासी हिस्से में तब्दीली की कोई तैयारी हो रही है, या फिर ये सब महज कयास आराइयां हैं? क्या यह मुमकिन है कि कामयाबी के अरूज पर खड़े निज़ाम को अस्करी और सिफारती फतूहात के बावजूद इस बात का एहसास हो रहा हो कि अवाम आखिरकार मईशत, रोजगार और सियासी नुमाइंदगी की बुनियाद पर ही फैसले किया करते हैं? सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये बातें क्यों हो रही हैं, बल्कि शायद इससे भी बड़ा सवाल आखिर ये बातें इस वक्त क्यों हो रही हैं। दरअसल ये बातें हैं, हकीकत है, अफवाहें हैं या खबरों तक महदूद जाविये हैं? इसी को जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं रजा रूमी, आमिर अहमद खान, जैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। भारत के खिलाफ अस्करी कामयाबी, ईरान अमेरिका कशीदगी में तारीखी सिफारती किरदार, दुनिया मोतरफ निज़ाम के सियासी हिस्से में तब्दीली के हवाले से होने वाली चहमगोइयाँ, अफवाह या हकीकत? जैगम साहब। आयशा, अफवाह और हकीकत का फ़र्क उस वक्त मालूम होता है जब ट्रक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पहुंच जाते हैं। उससे पहले अफवाह अफवाही होती है, हकीकत नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। अब इकरारुल हसन साहब ने एक नई पार्टी बनाई है, अवाम राज पार्टी। अभी नई नई बनी है, थोड़ी सी मकबूल हो जाए तो शायद मेरी उम्मीद बन जाएगी, क्योंकि जो दूसरी बड़ी पार्टी है हुकूमत से बाहर, एक ही बड़ी पार्टी हुकूमत से बाहर है, वो तो इनकलाब लाने के चक्कर में है और पुलिस उनको डंडे मार रही है, और जब तक पुलिस डंडे मारेगी इनकलाब नहीं आएगा। तो इनकलाब के अलावा तो कोई रास्ता लग नहीं रहा उनके अंदर आने का। देखिए, पुराने हाइब्रिड सिस्टम में और नए हाइब्रिड सिस्टम में एक बुनियादी फ़र्क है। पुराने हाइब्रिड सिस्टम में कुछ शोबे होते थे जिन पर बुज़ुर्गों का बरह रास्त असर होता था, बाकी शोबे हुकूमत के पास होते थे, और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बुज़ुर्ग अपोजिशन के साथ खेलते थे ताकि हुकूमत पर एक चेक रहे, उन पर एक दबाव रहे। जब नया हाइब्रिड सिस्टम आया तो उसमें तमाम शोबों में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर चलती है, और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की मदद करती है। हुकूमत को जो मुश्किलात आती हैं वहाँ पे भी उसकी मदद की जाती है, और हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की मदद नहीं की जाती। और ये उस वक्त तक होता है जब तक कि हुकूमत कोई बहुत बड़ी बड़ी इमरान खानियाँ ना करे। और मुझे नहीं लगता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि चाचू जो हैं वो किसी भी तरह की कोई इमरान खानी करके
इस निज़ाम को और अपने आप को ख़तरे में डालेंगे। देखिए, रियासत को सियासत से थोड़ा सा फासला दिखाना होता है। उन्हें दिखाना होता है कि हम खुद सियासी पार्टी नहीं हैं। जो ये सियासी हुकूमत है वो बहरहाल एक सियासी हुकूमत है, हमसे अलग है, हम में कुछ फ़र्क है। और ये बात दिखाने के लिए, साबित करने के लिए और अपने आप को इस सियासी हुकूमत की नाकामियों से दूर करने के लिए फिर फैसल वाडा जैसे लोग चाहिए होते हैं ना, जो वक्तन फ़वक्तन इनडायरेक्टली ये ऐलान करते रहें कि देखो ये लोग कुछ और हैं और वो कुछ और हैं। ये एक चीज़ नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम ज़रूर है। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक हैं। अब आपने बात की डिलीवरी की। देखिए, ये जो डिलीवरी है, इसकी जो वजह है, इसके ना होने की वजह, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह, वो पाकिस्तान का पूरा पावर स्ट्रक्चर, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल इकानमी है। ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, एक हुकूमत की बात नहीं है। जब तक ये बुनियादी तब्दीलियां सिस्टम में नहीं आती, जब तक ये सिस्टम सिर्फ एलीट के मफादात के लिए काम कर रहा है, जब तक ये अवाम के मफादात के लिए काम करने को तैयार ही नहीं है, इसका मतलब है जब तक इसमें बुनियादी जौहरी स्ट्रक्चरल तब्दीलियां नहीं आती, उस वक्त तक हुकूमत को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने देखा है हुकूमतें कितनी बदली हैं, क्या फ़र्क पड़ा। पिछले 20-30 साल में बर्बादी अपान बर्बादी है ना, तबाही के बाद तबाही है ना। हम क्या देख रहे हैं, बूम टू बस्ट और उसके बाद बस्ट टू बस्ट शुरू हो गया। तो उसके लिए तो फिर पूरी पावर एलीट को इकट्ठे होके ये फैसला करना होगा कि अब सब ने कड़वा घूंट पीना है। हमने भी कड़वा घूंट पीना है। अब सिविल सर्विस को भी जी, तो इसीलिए कौम अवामी पी रहे हैं ना। और ये जो सिविल सर्विस है, इसको भी इसका हैट उतार के इसको अंग्रेज सरकार की बजाय पाकिस्तान की एक सर्विस बनाना है। इसी तरह सियासतदानों की भी दुकानदारियां बंद करनी है। हमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो फिर अभी की बात यह है कि ये सिर्फ अफवाह है जब तक कोई ट्रक ना नजर आए। बिल्कुल अभी तक सिर्फ अफवाह है। हुकूमत बोझ जरूर है, लेकिन हुकूमत के निकालने के बाद जो बोझ हैं वो और भी बढ़ जाता है। ये तो आपने ज्यादती कर दी है। शहजाद चौधरी साहब, हाइब्रिड निज़ाम में अस्करी सिफारती महाजों पर गैर मामूली कामयाबियां हमने गुज़िश्ता साल सवा साल में देखी हैं। इसी निज़ाम ने पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन भी रही है या दी है, तो फिर इस निज़ाम की सियासी इफादियत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? एक तो हाइब्रिड निज़ाम के सिर्फ एक पलड़े ने कामयाबियां दी हैं, तो दूसरा पलड़ा है वो अभी तक खाली है और यही खतरे का बायस बना नजर आता है। लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, मुतबादिल ना होने का जोम जो है ये बहुत सारी हुकूमतों को ले बैठा, बहुत सारे और पहले वाले सिस्टम्स को ले बैठा है कि मुतबादिल कोई नहीं है, हमारा मुतबादिल कोई नहीं है, मेरा मुतबादिल कोई नहीं। मुतबादिल निकल आते हैं और कहाँ कहाँ से निकल आते हैं वो पता भी नहीं चलता। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मुतबादिल का सामने ना लाना या वो सवाल उठना कि इस मुल्क में जो आपकी जिम्मेदारी थी, अगर मैं हाइब्रिड के एक पलड़े की तरफ से देखूं और दूसरे पलड़े की तरफ शिकायत करूं कि आपका मकसद ये था या आपका काम ये था कि आप एक हम आहंगी लेके आते, आप एक निज़ाम के अंदर एक तरह का अवामी हम आहंगी होती, वो छोड़िए मुआशी मुश्किलात को, आप बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि आप मईशत को दुरुस्त कर सकते, लेकिन मुआशरे के अंदर जो एक तरह की अनरेस्ट है, जो एक तरह की एक उनके अंदर अफरा तफरी है, उसको ख़त्म करना, एक सियासी माहौल को थोड़ा सा वर्केबल बनाना, पार्लियामेंट का एक पाल नजर आना, जिस किस्म से साख गिरी है सियासी कुव्वतों की और पार्लियामेंट की, जिसकी बुनियाद पे ये निज़ाम कायम है, उसको आप नहीं बना सके, तो वो वजह समझ आती है कि ये क्यों नहीं करने दिया गया। इसलिए नहीं करने दिया गया कि उस वक्त मुतबादिल पैदा हो जाते हैं ना, तो मुतबादिल ना होना ही इस सियासी पलड़े की एक तरह से बका का जामिन है, इसलिए मुतबादिल नहीं बनने दिया जाता। इसलिए सियासी निज़ाम के अंदर वो गुंजाइश नहीं पैदा की जाती कि कोई और पैरेलल आवाज़ भी उभर सके बिल्कुल से, और जो एक आवाज़ उभरती है उसको आप 1200 अरब या किसी इस तरीके से या डेवलपमेंट फंड्स देके चुप करा देते हैं, आने ही नहीं देते। उनकी अपनी बुनियाद बहुत कमज़ोर है, जो कि अगर थोड़ी बहुत पैरेलल आवाज़ बनती है, तो मुझे यूँ लगता है कि बहुत कामयाबी के साथ सियासत ने अपना रोल प्ले किया है, उस सियासत ने जो कि जानती है कि इस निज़ाम में कैसे अपने आप को कायम रखना है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात है, एक ज़माना था कि जब भी हम मीडिया के अंदर शुरू हुए तो इशारे इस तरह किए जाते थे कंधों की तरफ, नाम नहीं लिया जाता था,
ऐसे करके इशारे। सियासतदान हो, कोई जर्नलिस्ट हो, वो जमाना याद है हम सबको, ऐसे ऐसे इशारे। मैं भी उन प्रोग्रामों में बैठता था। आज तो मखलूत निज़ाम को एक्सेप्ट किया जाता। अब अगर मुझे बताइए कि इससे बड़ी कामयाबी और सियासी निज़ाम की क्या होती है कि इशारों से निकल के आपने उनको हिस्सेदार बना दिया। तीसरी बात सुनिए, अशराफिया की जब मिसाल दी जाती है, और अशराफिया अशराफिया हो रही है हर तरफ, और ये एलिट्स का सिस्टम है, अशराफिया का निज़ाम है, अशराफिया के लिए बना है, अशराफिया का बजट है, अशराफिया, उस अशराफिया में आज कौन कौन शामिल है? कितनी कामयाबी के साथ इस्टेब्लिशमेंट आज अशराफिया का हिस्सा समझी जाती है। वो इस्टेब्लिशमेंट जो अपने आप को अलहदा रखा करती थी, अब वो इसका निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। मखलूत निज़ाम, उसके बाद अशराफिया का। तो आपने उनको कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया दुनिया, पाकिस्तानियों की शक्ल सोच के अंदर। ये तो है ही सरासर घाटे का सौदा ये तो बहुत एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि बड़े तरीके से ये खेल खेला गया है। मैं हमेशा से शोर मचाता हूं अपने साथियों के लिए, पुराने दोस्तों के लिए, अपने के बड़े सोच समझ के इन लोगों के साथ कदम मिला के चला करें। ये आपको ऐसी जगह पे डंग मारेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी, और फिर जब मामला खत्म होगा, यही सब लोग उसी तरीके से, चाहे जेल में होंगे, चाहे जेल से बाहर होंगे, चाहे लंदन में होंगे, चाहे जहां मर्जी होंगे, यही आवाजें निकालेंगे और कहेंगे कि इस मुल्क का जो विलन है वो फलाना फलाना है, वो फलाना पलड़ा था जिसने कि इस मामले को साथ। वरना क्या एसआईएफ, आपकी मैशत क्यों नहीं चलती? एसआईएफसी ने कहा ऐसा होना है, 28वीं तरमीम लेके आनी है, वो कह रहे हैं कि लेके आनी है। ठीक। आप अंदाजा लगाइए क्या परसेप्शन है हम सबकी। हम बातें करते हैं ये वाली आजकल खुले आम बैठ के बात, यानी हर वो काम जिसके ऊपर कोई ना कोई गुंजाइश पैदा होती है किसी डिबेट की, या सवाल खड़े होते हैं, इशारा कर दिया जाता है कि ये तो वो कह रहे हैं पानियों की तकसीम, ये तो वो कह रहे हैं कि वहां पे कैनाल्स खींचनी। कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो ये सियासी निजाम खुद लेके चला है? अगर आपको तब्दीलियां करनी है, बेहतरियां लेके आनी है, तो जौहरी तब्दीलियों का ये मतलब होता है कि इस निजाम को ठीक तो आप करो, लोग आगे जो पीछे मशीन है हसन निसार चलाने साहब वाली। को याद कर रहे हैं। आमिर अहमद खान साहब, जी। एक तरफ आलमी वकार पाता पाकिस्तान है, इंटरनेशनल फोरम्स पर हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, दूसरी तरफ बाज सहाफ़ी और सियासी हलके यहाँ बैठकर टॉक शोज में, अखबारों में हुकूमत के मुस्तकबिल पर बात कर रहे हैं, तब्दीलियों की बात कर रहे हैं। क्या वाकई आप भी समझते हैं ऐसा कुछ है, या बस ये मन घड़त है, या अफवाहें हैं, या दिलो दिमाग की राय है? आयशा, डोंट यू थिंक कि एक बेहतर सवाल ये होता है कि ये अफवाहें आखिर क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है वो देना आसान है, ये कभी खत्म हो सकती है, सवाल ही नहीं करना होता। और उसकी वजह मैं समझता हूँ, मेरी अकल के मुताबिक, शायद ये हाइब्रिड निज़ाम, जिसको हम हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं ना, बाय द वे, जिसका आइन के अंदर कोई तज़किरा ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि हाइब्रिड निज़ाम का एक पलड़ा जो है उसकी ये जिम्मेदारियां होंगी और दूसरा पलड़ा जो है उसकी ये जिम्मेदारियां होंगी, उसके बावजूद हमारा ये हाइब्रिड निज़ाम है। अब हमें, मेरे जहां तक मुझे याद पड़ता है, तकरीबन 50 साल हो गए हैं हमें इस निज़ाम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए। आप जनरल ज़िया साहब के 11 साल देखें तो वो पहले मजलिस शूरा, फिर नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर लोकल बॉडीज, फिर नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर असेंबलीज, उसके बाद वो एक पलड़ा जरा बैकग्राउंड में चला गया, दूसरा सामने आया, तो उसका नतीजा हमने देखा कि कोई हुकूमत भी 2-2.5 साल से नहीं चली। फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आया तो 3 साल के अंदर ही उनको भी एक हाइब्रिड कंपोनेंट जो है उसकी जरूरत पड़ी। और फिर जब दोबारा एक पलड़ा इसका जो है उसको बैकग्राउंड में जाना पड़ा, तो आप देखें कि उस दौरान जो 3 इलेक्शन हुए, 2008, 14 और 18 वाले, और 24, 4 बल्कि, उनमें से एक जो है वो एक इलेक्शन भी तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल नहीं था, और हर इंतखाबात के बारे में यही कहा गया कि नहीं जी, इसके ऊपर बड़ी पैमाने पर धांधली हुई है। तो आखिर क्या वजह है कि एक चीज जिसके साथ हम 50 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की अफवाहों का खात्मा? और उसकी वजह शायद मेरी नजर में वो एक इम्बैलेंस है। देखिए, बाकी सारी प्रॉब्लम, अशराफिया का कंट्रोल, एलीट कैप्चर, ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स, ये वो सारा, वो ना तो यूनिक है टू पाकिस्तान, और ना ही वो कोई ऐसा मसला है जिसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप तो एक निज़ाम आप एक ऐसा खड़ा करते हैं और 50 साल तक उसके साथ तजर्बे करते रहते हैं, उसमें क्लैरिटी लायक है। अब इस निज़ाम के अंदर किसी को कोई पता नहीं कि फैसले कौन कर रहा है। कोई वाज़े तौर पे नहीं कह सकता कि ये जो हमारे चले सफारती कामयाबी की बात करते हैं ना, क्योंकि माशी और सियासी कामयाबी तो हमने कोई नहीं देखी इस अरसे के अंदर, उसके अंदर किसका एग्जैक्ट क्या रोल था और किसकी वजह से वो मुमकिन हुई। हर काम के अंदर वो दोनों पलड़े के बीच में एक अभाव है।
अगर यही क्लियर कर दिया जाए, कह दिया जाए कि हाँ जी हाइब्रिड निज़ाम ही रहेगा, पाकिस्तान में ना सिर्फ मुंतखब हुकूमत रह सकती है, ना बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान के असली इदारे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां ये होंगी। यहाँ पे कोई गड़बड़ है तो आप इनकी तरफ देखें, वहां पे कोई गड़बड़ है तो आप इनकी तरफ देखें, तो फिर भी मेरा ख्याल है ये निज़ाम चलाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये निज़ाम में वो क्लैरिटी नहीं है और वो ये नहीं चल रहा, इसलिए ये अफवाहों का सिलसिला तो ऐसा खत्म होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है जिसके ऊपर अफवाहें दम तोड़ सके। दुरुस्त हो गया। और क्लैरिटी कोई क्यों दे, क्योंकि क्लैरिटी होगी तो यकीनन सवाल होंगे और फिर उन सवालों के जवाब की तलाश रहेगी। रज़ा रूमी साहब, 26वीं 27वीं तरमीम हो गई, ऑपोजिशन के एहतजाज नाकाम रहे, मुवाफिक मीडिया मौजूद है, अगर हुकूमत के खिलाफ कोई वाज़े महाज ही मौजूद नहीं है तो फिर कुछ सहाफ़ी या सियासी हल्के जो इस तरह की तब्दीली की बातें कर रहे हैं या पेश गोइयाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखिए, बहुत से लोग, दो तरह के लोग हैं जो इस तरह की पेशगोइयां कर रहे हैं। एक तो वो लोग, वो कैटेगरी है जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो कि इस सिस्टम से बाहर है, इक़्तिदार के ऐवान से बाहर हैं और यकीनन चाहते हैं कि उनको भी कोई ओहदा मिल जाए, कोई उनकी भी सुनी जाए, तो वो हमेशा इस तरह की छोड़ते रहते हैं ताकि कोई शेकअप हो और उस शेकअप में उनकी जगह में निकल आए। उसमें सियासतदान भी होते हैं, गैर सियासी लोग भी होते हैं, टेक्नोक्रेट्स तो हमेशा ही तैयार होते हैं, शेरवानी सिलवा कर खूंटी पर लगा कर रखते हैं कि कोई बस निगरान हुकूमत आए कि आए, सिस्टम गया कि गया, उनको भी बुला लिया जाएगा रात के पिछले पहर हल्फ उठाने के लिए। ये पाकिस्तान की तारीख 1950 से यही हो रहा है। तो एक तो ये कैटेगरी होती है, ये लोग भी छोड़ते रहते हैं, नहीं चलेगी, बस जी खत्म हो गया, धड़न तख्ता हो गया। दूसरा वो कैटेगरी है जो तज्जियाती बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान की तारीख और इस वक्त के मारूजी हालात देखते हुए कुछ पेशिन गोइयां या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। आपने अपने इब्तदाइये में ही इस सवाल का पार्शल जवाब दे दिया कि यूं तो पाकिस्तान ने पिछले साल एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जनूबी एशिया में अपने आप को डिफेंड किया और दुनिया में अपना लोहा मनवाया, और इस साल आलमी एक पीस मेकर और मीडिएटर के तौर पर उभर कर पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हुई है। और उसमें सिर्फ एक फरीक की नहीं वाह हुई, बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दोनों को ही वो क्रेडिट मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर मिला है। ये गलत बयानी होगी अगर ये कहा जाए कि एक को मिला एक को नहीं मिला। इस तरह की भी मैंने बहुत सारी ट्वीट्स और इस तरह की दुर्फंतनियां मुन्नू भाई कहा करते थे, वो देखी जो छोड़ी जा रही हैं। तो लेकिन इसके बावजूद जो मुल्क की माशी तरक्की है वो इस वक्त बिल्कुल मफकूज है, अनका है, नौकरियां आगे जो है क्रिएट नहीं हो रही। इन्फ्लेशन फिर से ये तेल की कीमतों और ईरान की जंग के बाद से उसका जो है वो हवा दोबारा अवाम के सर पर मंडला रहा है। और इस बजट में भी IMF की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करते करते इस हुकूमत को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी है और ज्यादा टैक्सेस लगाने पड़े हैं। मसला ये है कि जैसे अभी कहा गया कि अशराफिया भी कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं। जो मराहत मिलती हैं हमारी बहुत सारे अहम तबकात को और बिग बिजनेस को और दूसरे सेक्टर्स को, कोई भी नहीं चाहता कि उसमें से 2 रुपए की भी कटौती हो। तो प्रॉब्लम तो यहां पर ये है। अब इन हालात में जो सीरियस तज्जियाकार हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, आपने दुनिया की लेवल के ऊपर तो अपना लोहा मनवा लिया, लेकिन मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो नाखुश हैं। और उसका आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है कि जो पाकिस्तान की पेरिफेरीज हैं, मसलन बलूचिस्तान है या AJK है, वहां पर जो अभी हम देखते हैं कि लोगों का गमो गुस्सा निकलता है, उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। लेकिन सारा कुछ तो फॉरेन स्पॉन्सर्ड नहीं होता। अगर आटे की किल्लत कहीं पे है, बिजली कहीं पे नहीं आती, लोड शेडिंग होती है या करप्शन हो रही है बलूचिस्तान में, तो वो तो इंडिया वहां पे करप्शन नहीं करवा रहा ना। वहां के जो मकामी MPs और मकामी हुकूमत है वो गलत काम कर रहे हैं ना, तो उसका तो हम नहीं लेते जायजा। तो इन हालात में किसी भी हुकूमत को सस्टेन करना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है। इसलिए
इसलिए काबीना में रद्दो बदल जो है वो शायद होगा, मैं समझता हूं आने वाले दिनों हफ्तों में, लेकिन ये हुकूमत जो है ये कहीं नहीं जा रही। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सोशल मीडिया जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया भर में इस पर कंसर्न्स, खदशात और पाबंदियों तक बात चली गई है। जरूरत और सेहनी सेहत, क्या इसके बीच में तवाज़ुन मुमकिन है? इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। क्या कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए? चंद साल पहले तक ये सवाल सिर्फ माहिरीन सेहत, वालिदैन और टेक्नोलॉजी कंपनीज के दरमियान ज़ेर बहस हुआ करता था। ताहम अब यही सवाल मुख्तलिफ ममालिक की कानून साज असम्बलियों तक पहुँच चुका है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बरतानिया समेत कई ममालिक में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी हो चुकी है, जबकि फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे समेत मुतादिद ममालिक में इस पर गौर किया जा रहा है। इस आलमी रुझान के पीछे सिर्फ ऑनलाइन हरासानी या साइबर बुलिंग का खौफ नहीं, बल्कि बच्चों की मजमूई ज़हनी और समाजी नशोनुमा से जुड़े सवालात भी हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने पीर को पाबंदी का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया के आदी बनाने वाले एल्गोरिदम्स पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि तमाम वालिदैन की तरह उनकी भी यही ख्वाहिश है कि बच्चे खुश और महफूज रहें, लेकिन सवाल यह है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद ऐसा मुमकिन है? ऑस्ट्रेलिया कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून मंजूर करने वाला पहला मुल्क है, जिसके लिए ब्लैंकेट बैन की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। ब्राज़ील ने हाल ही में नाफिज किए गए डिजिटल कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों के ऐसे तमाम फीचर्स पर पाबंदी आयद की है जो मखसूस एल्गोरिदम्स के तहत काम करते हैं, जिसमें से एक इन्फिनिटी स्क्रोलिंग यानी ना खत्म होने वाली फीड और ऑटो प्ले यानी वीडियोस का खुद ब खुद चलना है। हुकूमत का कहना है कि ये फीचर्स बच्चों के दिमाग में मनशियात की तरह डोपामिन पैदा करके उन्हें आदी बना देते हैं। पाकिस्तान में अगरचे कम उम्र बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता कानून साजी तो नहीं हो सकी, ताहम ये मामला पार्लियामेंट और अदालती कार्रवाइयों में ज़ेर बहस आता रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों को हकीकी दुनिया से दूर कर रहा है। वालिदैन और असातिज़ा शिकायत करते हैं कि बच्चों की तवज्जो का दौरानिया कम हो रहा है, गुफ्तगू महदूद होती जा रही है, समाजी मेल जोल मुतासिर हो रहा है। लेकिन नाक़दीन के नज़दीक पाबंदी कोई हल नहीं है, बल्कि बच्चों की डिजिटल लिटरेसी पर काम करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी कंपनीज खबरदार कर रही हैं कि सख्त पाबंदियाँ बच्चों को गैर मुनज़्ज़म और निस्बतन ज़्यादा खतरनाक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ धकेल सकती हैं। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी से बहुत से खदशात और सवालात जन्म लेते हैं, जिनके जवाब हासिल करना भी ज़रूरी है। इसी पर गुफ्तगू करते हैं कि क्या एक बैलेंस क्रिएट करना मुमकिन है। इस पैनल के लिए सवाल। दुनिया भर में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदियों का रुझान तेज। क्या पाकिस्तान में भी कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए? आमिर साहब, ये ही सवाल आयशा, बड़ी बड़ी हुकूमतें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसका जवाब तलाश कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा कामयाबी उनको नहीं हो रही है। ये जो तजर्बा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, मेरा ख्याल उसके बारे में जो राय कायम हुई है वो यही थी। इंडिपेंडेंट असेसमेंट ये है कि लगभग आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी तरह से उन्होंने इस बैन को अवॉइड कर लिया है, चाहे वो VPN यूज करके किया है, चाहे वो अपनी एरियाज में तो वो एज वेरिफिकेशन जो है उसको वो निजाम भी जो है उन्होंने उसको डॉज कर लिया या मैनिपुलेट कर लिया। यूके में ये बहस जो है अब ये एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर रही है, क्योंकि यहाँ इसको प्राइवेसी के इश्यूज के साथ जोड़ा जा रहा है कि अगर आपने हर सोशल मीडिया यूजर के एज वेरिफिकेशन करनी है तो जाहिर है कि वो किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर वो करेंगे, और क्या इन कंपनीज को, सोशल मीडिया कंपनीज को वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन देना मुनासिब है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो एज वेरिफिकेशन जो है वो उसकी वो कर सके। तो ये मॉडर्न दुनिया का एक ऐसा मसला है आयशा जिसका किसी के पास हल नहीं है। प्रॉब्लम बहुत क्लियर है। मेरे से अगर आप पूछे कि ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और ब्लैंकेट बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं कहूँगा जी ये जरूर हर सूरत में जरूर होना चाहिए। छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ बड़ी रिवायत है ऐसा कि अपने बच्चों को बड़ी जल्दी उनके माँ बाप कुकिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अजम्पशन ये होती है कि एक दफा यूनिवर्सिटी चला गया तो ये घर छोड़ देगा। यहाँ पर उस तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम का या नौकर चाकर का जो है ना वो कोई रिवाज नहीं है। लेकिन जब वो कुकिंग भी सिखाना शुरू करते हैं ना अपने बच्चे को, वो 10 साल की उम्र से सिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले आग के करीब जाना एक ऐसा हैजर्ड होता है जिससे बच्चों को एक्सपोज नहीं किया जा सकता। दुरुस्त हो गया जो आमिर साहब ने बात की। रजा साहब, वही बात कि देखिए हम बच्चों को बाज़ का देखें तो वालिद ने आगे ड्राइविंग सीट पे साथ बैठा होता है, जो कि
इलीगल है, नहीं बिठाना चाहिए कि आप ड्राइव करें, छोटा सा बच्चा बैठा हो। मगर हमारे यहाँ 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों को फोन कितने घंटे मौजूद है पता नहीं, फिर छोटे 5-7 साल के बच्चों के साथ कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, स्पीच डिले हो रहा है, ऑटिज्म के मामलात आ रहे हैं, बच्चे सोए में हाथ हिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो कहां से ये वालिदैन को लिटरेट करना पहले जरूरी है, बच्चों के ऊपर पहले पाबंदी लगानी जरूरी है, किस तरीके से बैलेंस मुमकिन है? जी जी, देखिए आयशा, सभी चीजें जरूरी हैं। वालिदैन को आगाही देना और वो तो बहुत जरूरी है, सबसे पहला ही कदम वो है। मगर मसला जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ तो बेदरेग ये इस्तेमाल हो रहा है और बच्चों को बच्चे जो है वो वीडियो कंटेंट बना रहे हैं और माँ बाप उसके साथ शामिल हैं। वो खुद अपने बच्चों को अजीबोगरीब हरकतें करवाते हैं उनसे। टिकटॉक पे देखिए या और प्लेटफॉर्म्स पे देखिए, जो कि इंतहाई गलत और मनफी और उनके सेहत के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। देखिए दुनिया भर में ये हो चुका है, फ्रांस में, स्पेन में, अभी बरतानिया ने भी बैन लगा दिया है। और उसकी वजह यह है कि इन ममालिक में चूंकि ज़्यादा तहकीक होती है और बच्चों और टीनेजर्स की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा काम होता है, तो ये एक पूरा रुझान था टीनेज सुइसाइड्स का। बरतानिया में भी, अमेरिका में भी इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारी तहकीक इस वक्त जारी है कि इंस्टाग्राम और दीगर ऐसी ऐप्स जो हैं वो नौजवान बच्चियों और बच्चों के जहन पर क्या नकूश छोड़ती हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर इतना ज्यादा मटेरियल अब सामने आया है उसकी। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने उसके ऊपर नोटिस भी लिया है, हुकूमतों ने प्रेशर डाला है, तो ये काम हुआ है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी फिलफौर कानून जो है वो, हम देखिए ना, हमारा डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन का जो सारा जोर है वो अपोजिशन या डिसेंटिंग वॉइसेस को क्रश करने में है। हमारे यहाँ उसके अलावा किसी किस्म की रेगुलेशन का तस्वुर ही नहीं आता, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि बस जो हुकूमत का मुखालिफ है उसको बंद करना है, उसका अकाउंट जो है वो ब्लॉक करना है या उसको जेल में डाल देना है। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, इंस्टेंट डोपामिन ना मिले तो बच्चे बोर होने लगते हैं, बच्चे एहतजाज करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स पर तनकीद हो रही है दुनिया भर में, तो क्या हुकूमतों को वहां रेजिस्ट करने की जरूरत है? जो एप्स लाए जा रहे हैं सोशल मीडिया एप्स, क्या उनको पाबंदी में लाने की जरूरत है कि अपने घर में वालिदैन, उस्ताद, क्योंकि अब तो पढ़ाइयाँ भी शिफ्ट हो गई टेक्नोलॉजी सिस्टम्स के साथ, तो मुकम्मल माइनस भी नहीं किया जा सकता है। एज करनी चाहिए कि इस एज तक बच्चे के हाथ में कोई सोशल मीडिया ऐप या उसको स्क्रीन पर नहीं होने की जरूरत। आयशा, जो बच्चे बेबी टीवी देख के पले हैं वो स्क्रीन से कैसे हटेंगे? ठीक है ना? तो अब अगर इसी एक चीज को हम पूरे का पूरा पाकिस्तानी मुआशरा इसको अगर देख ले, इसके ऊपर गौर कर ले, तो बहरहाल में पहला जवाब तो वही मिल जाएगा आपको। तो स्क्रीन तो उनकी जिंदगी का हिस्सा है, उस वही उनका साथी, वही उनका दोस्त। देखिए कौन से मुआशरे होते हैं जहां पर जब कोई इस किस्म की तहजीबी रवायत को बदला जाए या उसका है हुक्म दिया जाए, जिस तरीके से कि कानून को बना दिया जाए कि इस उम्र के बच्चे सोशल मीडिया देखेंगे, नहीं देखेंगे, कहाँ तक एक्सेस होगी, वो कौन से मुआशरे होते हैं जो इसकी ताजीम करते हैं, इसके ऊपर अमल करते हैं? वो मुआशरे ही मुख्तलिफ होते हैं। वो कम अज कम पाकिस्तान का मुआशरा वो नहीं है। जापान का हो सकता है, ऐसे मुआशरे हो सकते हैं जहां पर किसी भी जो भी रवायात हैं उनकी ताजीम और तहजीब की रवायतों का एहतराम किया जाता हो। लेकिन अगर ऐसे मुआशरे हैं जहां पर किसी की किस्म का कोई रूल रेगुलेशन, कोई चीज काम नहीं करती, तो फिर इस तरह के जो अहकामात होंगे वो क्या माने रखेंगे? इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो चीजें हैं वो गलत हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो तहकीक हुई बिल्कुल दुरुस्त है, जो हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त, ठीक बात की गई। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि हम उन लोगों में नहीं है जो किसी हुक्म को मानते हैं। हम तो सुर्ख बत्ती पे खड़े नहीं होते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जहनी बलूगत जिनके अंदर मौजूद है, जो मैच्योर एडल्ट्स हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, क्या वो भी सोशल मीडिया को एक कंट्रोल डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करते हैं? क्या उनके अंदर भी कोई डिसिप्लिन है या नहीं है? या हर वक्त एक ही स्क्रॉल ही करना है, हर वक्त बैठ के आपको एक से दूसरे पे, दूसरे को तीसरे से? तो जब तक आपके बड़े ये काम नहीं करेंगे, बच्चों पे वो चीज ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन ये चीज जरूर है, एक और माशरे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि माशरा कितना महफूज है। मिसाल के तौर पे जब आप इनको इस स्क्रीनों से हटाएंगे तो क्या बाहर खेलने की जगह है कहीं? क्या आप उनको लेके जाके महफूज तरीके से खेलने के लिए जाने देंगे? माँ बाप तैयार है इस चीज के लिए? जब नहीं है ऐसी चीजें, मुआशरे ने वो सब कुछ नहीं प्रोवाइड किया हुआ, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुआशरा फिर कर सकता है।
उनके यहाँ खेल कूद का एक बहुत स्ट्रांग कल्चर है। बिल्कुल दुरुस्त। उनके यहाँ जो प्रोविजंस हैं, जो सपोर्ट फैसिलिटीज हैं, बेहतरीन, दुनिया की शायद टॉप क्लास होंगी। बाकी मुआशरों में भी उसके बावजूद जो गलत काम करने वाले हैं वो करेंगे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा उससे बच जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। दुरुस्त। तो जहां जहां पे एल्गोरिथम्स के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जरूर करते रहना चाहिए। ज़ैगम साहब, गेम्स के जरिए भी बच्चों को इस्तेसाल की खबरें आती हैं, वायलेंट चैट रूम्स हैं या खतरनाक टास्क दिए जाते हैं, सब कुछ अब इसके अंदर हो रहा है। बच्चों के लिए ये बिल्कुल महफूज नहीं है। क्या बैलेंस किस तरीके से क्रिएट हो सकता है? जैसे गुफ्तगू हुई कि माइनस भी नहीं कर सकते हम, ये एक ज़रूरत भी है, मगर जहनी सेहत भी अहम है। आयशा, सदियों से, शायद हज़ारों साल से एक फैमिली, ख़ानदान की भी और पूरे माशरे की भी एक कंसर्न रही है, एक फ़िक्र रही है कि हमारी जो नई पौध है वो इस तरह से बड़ी हो कि वो जहनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, जिस्मानी तौर पर महफूज रहे। तब्दीलियाँ आती रहीं, लेकिन तब्दीलियाँ इतनी आसानी से ऐसे फैले हुए वक्त में आती थी कि माशरा और फैमिली एडजस्ट कर लेते थे। अब सोशल मीडिया एक डरावना ख्वाब बनकर आया है, समझदार ख़ानदानों के लिए भी, समझदार माशरों के लिए भी, और उसके साथ एडजस्ट करना चैलेंज बन रहा है। अब देखिए, हमारा जो पैनल है आयशा, इसमें 4 वालिदैन, 4 बाप हैं और एक माँ है। मेरे ख्याल में हमें ये भी जानना चाहिए कि एक माँ किस तरह देखती है, क्या महसूस करती है। आप जिस तरह से बच्चे आपने बड़े किए और कर रहे हैं, आप इसके लिए क्या इक़दाम उठा रही हैं? तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप थोड़ा ये बताइए, फिर अगर वक्त बचा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ज़ैगम साहब, वक्त मुझे दे देंगे तो ना बचे, क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों की वालदा हूं और बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। सर, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इन बच्चों के साथ चलना, उनकी बात को समझना। जैसे शहजाद साहब बात करते हो, हम उन्हें, वो हमें आउटडेटेड समझते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो रही है। स्क्रीन से निकालना और वो स्क्रीन के साथ जो रेजिस्टेंस शो करते हैं कि सुबह उठते हैं तो किसी ना किसी तौर गैजेट हाथ में चाहिए, कोई फ़ोन मिल जाए, टीवी रिमोट मिल जाए, मतलब उनका गुजारा ही नहीं है स्क्रीन देखे बगैर। अब मैं जिस तरह कह रही थी कि बच्चों की पढ़ाइयाँ शिफ्ट हो गई हैं। मेरा जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह से वो 9th क्लास में जा रहा है। अब उनके मैंने 2 साल में देखा है कि उर्दू की राइटिंग भी टाइपिंग में बदल गई है, मतलब लिखने का काम खत्म हो गया है। जो मोटर स्किल्स थी बच्चों की, वो छोटे बच्चों की रिफाइन नहीं हो पाएंगी। सोशली वो लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं फिजिकल दुनिया के साथ, वो वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, वर्चुअली हर चीज़ इंटेक कर रहे हैं, वर्चुअली उसको फिर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो मेरा ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज है। जितनी गुफ्तगू हमारी हुई है उसके अंदर जो नुक्ता या बात मुझे समझ में आ रही है, जहाँ जहाँ ऐप्स या कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, एक एज है मिनिमम, जैसे ऊपर बात हुई कि अगर बच्चे को आगे नहीं बैठना चाहिए ड्राइविंग सीट पे या मौजूद होना चाहिए फ्रंट सीट पर बाहर की दुनिया में, तो बच्चे के पास कोई भी गैजेट नहीं होना चाहिए। वो टीवी स्क्रीन देख सकता है कि दूर से देखे, मगर हाथ में फ़ोन लेके घंटों बैठ के रील्स को मूव ऑन करना, वो 8 से 10 या 12 साल तक के बच्चों को अलाउड नहीं होना चाहिए। भरपूर चेकिंग के नीचे होना चाहिए, वो पेरेंट्स हो या टीचर हो, जब भी बच्चा स्क्रीन पर काम कर रहा है। सो मुकम्मल निगरानी, कंट्रोल, और फिर जो बच्चों के कंटेंट नहीं है देखने के, उसके ऊपर पाबंदी की बहुत ही अशद जरूरत है। ज़ैगम साहब लें, अब आप कह दीजिए जो कुछ एक आध जुमले में कहना हो। मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में आपसे सब माओं को समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वो माएँ जो आपसे 2 कदम पीछे हैं या आगे भी हैं। मेरे ख्याल में आप एक मिसाली माँ के तौर पर, अच्छी माँ के तौर पर जो इक़दामात ले रही हैं, इसी तरह सब माओं को, सब वालिदैन को इस बात का एहसास करने की ज़रूरत है कि इस सोशल मीडिया में कितनी एडिक्टिव कैपेसिटी मौजूद है। और सिर्फ मैं एक बात ऐड करूँगा, देखिए 21वीं सदी की जो सबसे महंगी चीज़ है वो सोना नहीं है, वो जवाहरात नहीं है, वो तेल नहीं है, वो अटेंशन है। जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ वो अटेंशन में डील करती हैं। और 21वीं सदी में जिसके पास फोकस नहीं होगा, यानी अटेंशन होना, अगर फोकस होगा, अटेंशन होगा, तो दुनिया में आपके बच्चे तरक्की करेंगे। अगर आपके बच्चों की अटेंशन चली गई तो वो आगे नहीं जा सकते। और यही फोकस तो बच्चों की हेल्प करें जो है वो लेके जा रहे हैं, अटेंशन उनके पास रहे, वो फोकस बिल्ड कर सकें। दुरुस्त हो गया जी। आज के लिए प्रोग्राम से इतना दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।